नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे 100 खबरें फटाफट की ओर। खबर के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और रेनबो लाखों किसानों की पहली पसंद, स्वस्थ फसल खुशहाल किसान। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया और इस दौरान यहां जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बापू को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। आज लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम ने उन्हें भी नमन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गांधी जयंती के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई कांग्रेसी भी राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गांधी जयंती के मौके पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महात्मा गांधी की कही एक बात को ट्वीट किया और लिखा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए सभी कष्टों को सह सकूं। गौरतलब है कि बीते दिन हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रोक लिया गया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को ग्रेटर नोएडा के पास गिरफ्तार किया गया। उन पर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूपी पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद यूपी पुलिस ने दरअसल राहुल और प्रियंका को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस दोनों नेताओं को दिल्ली बॉर्डर पर छोड़ आई। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकदमा गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से ही दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेताओं पर धारा 144 का उल्लंघन करने और साथ ही महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में आईपीसी की धारा 188 और धारा 269, 270 के तहत दर्ज कराया गया है। हिरासत में लेने के दौरान राहुल गांधी के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की भी की। इस दौरान राहुल गांधी नीचे गिर गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने यूपी पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। हाथरस गैंगरेप घटना की पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं और हड्डियां भी टूटी हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि पीड़िता के साथ किस तरह की दरिंदगी की गई थी। रिपोर्ट में पीड़िता के गले पर चोट के निशान की बात कही गई है। साथ ही गले को दबाने का मामला भी सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है सिर्फ एक बार नहीं, कई बार गला दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता की ओर से कई बार बचाव की कोशिश की गई, इस वजह से गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। अभी विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इस बात की पुष्टि की जाएगी कि मौत का मुख्य कारण क्या रहा। हाथरस गैंगरेप कांड की विशेष जांच दल ने जांच शुरू कर दी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी की टीम चंदप्पा के उसी गांव में पहुंची जहां पर पीड़िता रहने वाली थी। एसआईटी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान गृह सचिव भगवान स्वरूप से दावा किया कि दरअसल समय से अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। हाथरस के बाद अब यूपी के बलरामपुर से हैवानियत की वारदात सामने आई है, जहां पर एक 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। वहीं अस्पताल ले जाने के दौरान पीड़िता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कॉलेज में एडमिशन फीस जमा करने के बाद लौट रही छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि तहरीर पर तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आगे की छानबीन करेगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हाथरस और बलरामपुर की घटना इस बात की पुष्टि है कि यूपी में कानून का राज नहीं है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडों को खुली छूट मिल गई है। अब केंद्र को दरअसल यूपी में स्थिति देखने के लिए कदम उठाना चाहिए। मायावती ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि यूपी के सीएम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रहम करें, यही मेरी अपील है। ड्रग्स के मामले को संसद में उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन बीते दिनों काफी चर्चा में रहे। इसी बीच अब रवि किशन को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसकी जानकारी रवि किशन ने खुद दी है। गोरखपुर से भाजपा सांसद ने सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस से यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामले में मुंबई पुलिस ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप से पूछताछ की है। वर्सोवा थाने में उनसे सवाल जवाब किए गए। बता दें आपको कि एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर कथित तौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके चलते अनुराग कश्यप से पूछताछ की जाएगी। हालांकि अनुराग कश्यप ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को आधारहीन बताया था और साथ ही कहा था कि आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पंजाब में किसान एक बार फिर से रेल ट्रैकों पर हैं और इससे राज्य में ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है और यात्रियों को भी भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। राज्य में किसानों ने अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 31 किसान संगठनों ने ट्रेन रोकने के लिए फिर से रेलवे ट्रैक पर मोर्चा लगा दिया है। इससे पहले 24 से 26 सितंबर तक रेलवे ट्रैक पर धरना दिया था और किसान संगठनों के धरने के कारण रेलवे ने पहले ही रेल सेवाओं को बंद कर रखा है। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 3 करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें से 10 लाख 27 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि 2 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा मरीज जो है वो अब तक ठीक हो चुके हैं। विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो अमेरिका में है। अमेरिका में 74 लाख 94 हजार से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2 लाख 12 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 47 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 48 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से 1 लाख 43 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 41 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। रोज में कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 11 लाख 76 हजार के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से अब तक 20,700 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं 9 लाख 58 हजार से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। उधर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है और गुरुवार को देश में कोरोना के 81,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 78,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 1,096 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख 90 हजार के पार पहुंच चुकी है। इनमें से आपको बता दें कि 53 लाख 48 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 99,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 14 लाख को क्रॉस कर चुका है, जिनमें से 37 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 11 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का जो कुल आंकड़ा है वो 2 लाख 82 हजार को पार कर चुका है, जिनमें से 5,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 26 हजार से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें से आपको बता दें कि 9,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 46,300 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 7 लाख को पार कर चुकी है। इनमें से आपको बता दें कि 5,869 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 6,36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना केस 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जिनमें से आपको बता दें कि 5,800 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 50,000 से भी ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव बने हुए हैं। गुजरात में अब तक कोरोना के 1,38,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 16,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 3,450 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 95,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 15,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,30,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 20,000 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव हैं, तो वहीं मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 2,300 के पार हो चुकी है। बिहार में कोरोना के मामले 1,84,000 के पार पहुंच चुके हैं, जिनमें से 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 12,000 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव बने हुए हैं, तो वहीं 1,70,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1,37,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 1,500 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है, तो वहीं आपको बता दें 20,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 15,200 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 11,500 से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं, 190 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 3,400 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है वो 1,29,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से आपको बता दें कि 1,15,000 से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 13,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने की है। इस दौरान बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वच्छता को लेकर एक स्वच्छ हरियाणा ऐप लॉन्च किया है। अनिल विज ने बताया कि इस ऐप में लोग अपने इलाके में फैली गंदगी की तस्वीर भेजकर शिकायत कर पाएंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कहा है कि राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर हरियाणा का माहौल खराब नहीं होने देंगे। अनिल विज ने पंजाब में किसान आंदोलन को पंजाब सरकार का प्रायोजित आंदोलन बताया। विज ने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार अपने हाईकमान के आदेश पर देश का माहौल खराब कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनिल विज ने बड़ौदा से उपचुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा है कि सीएम को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता भी हुड्डा को दावे के साथ हरा सकता है। श्याम सिंह राणा के इस्तीफे को लेकर दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हवा चलते ही कुछ प्रवासी पक्षी जो है वो उड़ जाते हैं, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर कहा, कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, कानून तोड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई की। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि विपक्ष राजनीति करे लेकिन देश का नुकसान नहीं। उन्होंने कहा है कि किसान विपक्ष के बहकावे में ना आए, किसानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं होगा। कृषि कानूनों को लेकर फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि कानूनों को किसानों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव बताया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने कहा है कि दरअसल मोदी सरकार ने किसानों को खुले बाजार में फसल बेचने का हक दिया है। कृषि कानूनों से किसानों को परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी बिचौलियों और उनके हिमायतियों को हो रही है। रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसानों से अपील की है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि इन 3 अध्यादेश से ना तो मंडियां खत्म होंगी और ना ही आड़ती और साथ ही एमएसपी के साथ ही भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। सांसद ने कहा है कि रबी की फसल की खरीद के दौरान भी विपक्षी पार्टियों ने किसानों को बरगलाया था और अब फिर से विपक्षी पार्टी किसानों को बरगलाने में जुटी हुई है, लेकिन वे किसानों से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री की बात पर हमें विश्वास करना चाहिए।
चंडीगढ़ में इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने किसानों का एक एक दाना खरीदने के दावा किया था, लेकिन आज किसान मंडियों में धूल फांक रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा है कि किसानों को मंडियों में उचित दाम नहीं मिल रहा है। सरकार का कोई भी मंत्री और विधायक का मंडी में नहीं है। अभय चौटाला ने कहा है कि इनेलो किसान हितैषी पार्टी है और चौधरी देवीलाल ने किसान हित के लिए काम किया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ हमेशा से इनेलो पार्टी किसान संगठनों के साथ है और उनके संघर्ष में साथ देती रहेगी। उधर पलवल की अनाज मंडी में दरअसल पहुंचे महम के विधायक बलराज कुंडू ने किसानों से फसलों के रेटों के बारे में जायजा लिया। तो किसानों ने बताया कि सरकार कपास का रेट 5,700 बताती है, लेकिन यहां तो 3,800 से लेकर 5,000 रुपए में प्राइवेट एजेंसी फसल खरीद रही है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा है कि केंद्र सरकार का कृषि कानून किसानों के लिए काले कानून जैसा है और किसानों पर थोपा गया है। प्रदेश की गठबंधन सरकार कृषि कानूनों को लेकर प्रचार कर रही है कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। यूपी के हाथरस में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दोषियों को फांसी की मांग पूरे देश में हो रही है। मामले में दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस में गैंगरेप पर विरोध में गुरुग्राम में सामाजिक संगठन आजाद समाज पार्टी और साथ ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और साथ ही उपायुक्त निवास पर पहुंचकर कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही दोनों पर गैंगरेप। इस मौके पर आपको बता दें कि गैंगरेप पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग की गई। रादौर में भी कई संगठनों ने रोष मार्च निकाला और साथ ही पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि एक और सरकार बेटियों बचाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, लेकिन बेटियों के साथ की जा रही ऐसी दरिंदगी इन नारों पर सवाल उठा रही है। अभय चौटाला ने जेजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज उन निर्दलीय विधायकों और जेजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, जो कि सरकार के खिलाफ अलग अलग बयान देकर आज सरकार के साथ खड़े हैं। हाथरस गैंगरेप के विरोध में दरअसल चुरकी दादरी में सफाई कर्मचारियों ने एक दिन सफाई न करने का फैसला किया है। सफाई कर्मी घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। हाथरस में युवती के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसी कड़ी में हांसी में भी दलित वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। सरकार के आदेश के बाद करनाल की अनाज मंडियों में दरअसल धान की खरीद नहीं शुरू होने से नाराज किसान और आढ़ती पिछले 2 दिनों से विभिन्न मंडियों संयुक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन किसानों की फसल को खरीदने के लिए कोई भी नहीं पहुंच रहा था। ऐसे में किसानों को खुले आसमान के नीचे पड़ी उनकी फसल खराब होने का डर सता रहा है। कृषि किसान बिलों के बाद मंडी में किसानों की फसल नहीं बिकने पर सरकार को भी लगातार किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। पंजाब में लॉकडाउन का असर अब दिखाई देने लगा है। स्कूल और कॉलेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने पंजाब और केंद्र सरकार से सभी टैक्स माफ करने की मांग करते हुए ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो न केवल अपने संघर्ष को तेज करेंगे, बल्कि अपनी बसों की चाबियां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर रखेंगे। गुरुग्राम में बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर 1 करोड़ 24 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि साइबर सेल की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 आरोपी नाइजीरिया का है और एक दिल्ली का रहने वाला है। पकड़े गए चारों आरोपियों के पास से साइबर सेल की टीम ने 22 मोबाइल फोन और 1,40,000 नकद रुपए बरामद किए हैं। चारों आरोपियों पर बिजनेस के लिए $8.7 मिलियन भेजने के नाम पर ठगी का आरोप है।
गुरुग्राम में ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या मामले में रेसलर की गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने पहलवान सोमवीर को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक तरफा प्यार में ताइक्वांडो की नेशनल प्लेयर 25 वर्षीय सरिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने रात भर अभियान चलाकर शहर में एंट्री करने वाले वाहनों की चेकिंग की, जिसमें कि आने जाने वाले संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी गई। कैथल के महादेव कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड, पुलिस और ससुराल पक्ष से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। मृतक ने सुसाइड नोट में अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड, ससुराल पक्ष और एक महिला पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है। मृतक की शादी 1 साल पहले हुई थी और पत्नी के नाजायज संबंध के कारण मृतक काफी आहत था। पुलिस पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। टोहाना विधानसभा के गांव कन्हड़ी में एक घर में सिलेंडर से गैस लीक होने से आग लग गई, जिसमें 2 महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। साथ ही घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि समय रहते आग पर काबू पाया जाता तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। अमृतसर फतेहगढ़ चूड़िया बाईपास पर एक महिला पुलिस कांस्टेबल की भयानक हादसे में हुई मौत हो गई। दरअसल ये महिला पुलिस कांस्टेबल एक्टिवा पर ड्यूटी पर जा रही थी कि जिस दौरान एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि मौके पर ही इस महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। 3 घंटे तक महिला की लाश सड़क पर पड़ी रही। एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करने के बावजूद कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी 3 अक्टूबर को मनाली जाएंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अलर्ट हैं। बता दें कि एसपीजी की टीम ने दरअसल मनाली से लेकर अटल टनल तक कई जगहों पर रेकी की है और एसपीजी ने मनाली के सासे हेलीपैड का भी निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के मनाली में प्रस्तावित दौरे से पहले पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक गाड़ी से 3 रिवॉल्वर बरामद की है। बता दें कि अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण को लेकर पीएम मोदी 3 अक्टूबर को मनाली पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां सुरक्षा को लेकर एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। पश्चात की विधायक करीना कश्यप ने सराहा विकास खंड की ग्राम पंचायत काटली, सुल्ला, जनौट और साथ ही जमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तीनों पंचायतों में अलग अलग जन सभाओं को यहां पर संबोधित किया और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान विधायक ने इन क्षेत्रों में आगामी समय के लिए भी विकास की रूपरेखा तैयार की। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा, पश्चात विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दरअसल शहीद हुए सेना के जवान हवलदार सुरेश कुमार ठाकुर का आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुबह करीब 9 बजे सेना के जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। 100 खबरें फटाफट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।